हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। आज चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज हम क्या पढ़ेंगे, स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं स्पेस के बारे में उनको और मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दो बच्चे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं, गए गांव घूमने गए हैं गर्मियों के मौसम में। ये लोग जब गांव जाते हैं, कहानी की तरह बताया गया, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक कहानी है, ध्यान सुन लीजिएगा, एग्ज़ाम में नहीं आएगा लेकिन कहानी है तो सुनने जानते हैं क्या क्या जाता है हम लोग का। तो लोग गाँव में जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में। दो बच्चे खाना खा के छत पर चढ़ते हैं रात को, तो देखते हैं चारों तरफ आसमान में बहुत ही खूबसूरत एक व्यू होता है, ब्यूटी होता है, जिसमें क्या क्या होते हैं, चंद्रमा होता है, सूरज होता है, प्लैनेट्स होते हैं और सारे और क्या होते हैं, कई सारे स्टार्स होते हैं और कई सारे अंत बॉडी होते हैं जिनका अलग अलग नाम दिया गया है। जब ये इस पर छत पे जाते हैं तो ये अपनी बहन से पूछती है, ठीक है, पूछता है कि जो स्पेस में हमको दिखाई दे रहे हैं ये तो मान लेते हैं मून है। मून सब लोग जानते हैं एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, मतलब नेचुरल सेटेलाइट है जो प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, बाकी जो प्लैनेट्स दिख रहे हैं, बाकी जो स्टार्स दिख रहे हैं, ये सब मतलब कैसे हम लोग इसे बता सकते हैं कि ये स्टार ये है, ये प्लैनेट ये है, मतलब कैसे हम बता सकते हैं। तो ये जवाब देता है इसका भाई बूझो। ठीक है, कहता है कि इसका सब चीज़ देखने के लिए हमको टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। टेलीस्कोप यानी कि एक टेलीस्कोप होता है, देखो दो चीज़ होता है, एक होता है माइक्रोस्कोप और एक होता है टेलीस्कोप। जो माइक्रोस्कोप होता है वो माइक्रो चीज़ों को देखने के लिए होता है, जैसे बैक्टीरिया जो बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा आता है टेलीस्कोप जो बहुत दूर होते हैं, जैसे प्लैनेट्स हो गए, सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, इन सबको देखने के लिए हमको टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि हमको इन सबको देखने के लिए, पहचानने के लिए कि ये वीनस है, ये सैटर्न है, ये चंद्रमा और अच्छे से देखना है तो क्या हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, टेलीस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। बाकी जो और स्टार दिख रहे हैं हमको आसमान में टिमटिमाते हुए, वो भी क्या है, एक तरह से वो भी तरह से क्या है, सूरज हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से हम बस उनको टिमटिमाते हुए देख सकते हैं। उनको और अच्छे से देखना है, नज़दीक से देखना है तो हमको टेलीस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जब शहर में आते हैं, बता रही है पहली कि शहर में इस तरीके से नहीं दिखता है, मतलब इतना क्लियर व्यू नहीं दिखता है जितना कि गांव से दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि जो शहर होता है उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। ठीक है, स्पेस में बहुत ज़्यादा गैस वगैरह रहते हैं, जिसकी वजह से हम आसमान में जब देखते हैं तो पूरी तरह से तारे नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन वही चीज़ जब हम गाँव में जाते हैं घूमने छुट्टियों में, ठीक है, मामा घर, चाचा घर या कहीं भी जाते हैं, तो गांव में जब हम जाते हैं तो गांव का जो वेदर रहता है बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है, बहुत ही फ्रेश हवा रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से जब हम आसमान में देखते हैं तो जो भी तारे रहते हैं, विनस रहता है, स्टार रहते हैं, प्लैनेट्स रहते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये है कहानी थोड़ा सा कि स्पेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, सूरज है, प्लैनेट्स हैं, हमारी पृथ्वी की तरह भी और पृथ्वी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा दूर है। ठीक है, और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, क्लास 7 में भी पढ़ा है और अब भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। कह रहा है इन सारे जो ऑब्जेक्ट है जो भी स्पेस में हमको दिखाई देते हैं, चाहे चंद्रमा हो गया, चाहे प्लैनेट्स हो गए, चाहे मून हो गया, चाहे स्टार्स हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, उन सबको हम कहेंगे, क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अब सेलेस्टियल क्यों कहते हैं, देखो सेलेस्टियल का मतलब होता है जो ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में क्या पाए जाते हैं, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, मून हो गया और भी कई सारे ऑब्जेक्ट है, एस्ट्रॉइड वगैरह हो गए, सारे के सारे क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल का मतलब ही होता है स्पेस में पाई जाने वाली चीज़ें। ठीक, उसको हम बोलेंगे सेलेस्टियल बॉडी। अगर कहीं भी मैं सेलेस्टियल बॉडी अगर नाम लेता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किसी स्पेस का जो चीज़ है, चाहे प्लैनेट हो गया, चाहे स्टार हो गया, चाहे मून हो गया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और एग्ज़ाम में भी आएगा तो आपसे यही पूछेगा कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या क्या है, बता दीजिएगा। सूरज है, चंद्रमा है, प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड है, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सारे के सारे क्या हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब देखो इसके बाद अगला हमारा वर्ड आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है आप लोगों ने कई बार सुना होगा। अब देखो जो भी इंसान, इंसानियों की बात मैं कर रहा हूँ, जो भी इंसान या जो भी साइंटिस्ट स्पेस के बारे में पढ़ता है, यानी कि जो अभी मैंने देखा बताया, जो ये बॉडीज़ थे, कौन बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, जो इनके बारे में अध्ययन करता है, अध्ययन यानी कि स्टडी करता है कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, अर्थ क्या है, मून क्या है, हमारा स्टार क्या है, किससे बना है, जो इन सब के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर या एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करते हैं वो। ठीक है, तो जो भी इंसान या जो भी साइंटिस्ट सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं और उनके बारे में सीखते हैं, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर या एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है,
तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इंसान क्या है, मैथमेटिशियन है, यानी कि मैथमेटिक का किताबें पढ़ता है। तो वैसे ही इसमें भी होगा, यानी कि जो इंसान एस्ट्रो के बारे में पढ़ेगा, एस्ट्रो मतलब होता है स्पेस, ठीक है, ब्रह्मांड। जो भी इंसान एस्ट्रो के बारे में पढ़ेगा यानी कि स्पेस के बारे में पढ़ेगा उसको हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉमर, और उस सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमी, यानी कि जो सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़े, ठीक है। अब आता है हमारा सबसे पहला टॉपिक, द मून। मून मतलब कि हमारा चंदा मामा, जैसे हम लोग बचपन में मम्मी हमारी कहती थी वो देखो चंदा मामा दूर के, ठीक है, देखो यहाँ पर बच्ची बना भी रही है। तो जो हमारा मून है वो सिंपली हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, सिक्स सेवन्थ में हम लोग ने यही जाना है कि जो चंद्रमा है वो क्या है, एक नेचुरल सेटेलाइट है जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आता है नेचुरल सेटेलाइट। नेचुरल मतलब कि नेचर जिससे बनाया है, ठीक है, और दूसरा आता है हमारा आर्टिफिशियल सेटेलाइट, यानी कि जो आर्ट के द्वारा बनाया गया हो, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया हो। जैसे कि जो सेटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें जो नेटवर्क आता है उस किसके द्वारा आता है, सेटेलाइट के ज़रिए। जो टीवी पे पिक्चर वगैरह आती है, न्यूज़ आता है, वो सब किससे आता है, सेटेलाइट के ज़रिए। तो वो सब सेटेलाइट कैसी हैं, आर्टिफिशियल सेटेलाइट हैं। बाकी जो मून की बात हम करें तो क्या है, नेचुरल सेटेलाइट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मून के बारे में एक छोटा सा कहानी बताऊंगा, वो कहानी बस आपको ध्यान से सुनना है, और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना के पॉइंट में लिख सकते हैं। देखो हम देखते हैं कि डेली जो हमारा चंद्रमा रहता है उसका शेप हमेशा चेंज होता रहता है। शेप यानी कि उसका आकार जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है। कभी इस तरह से आधा मून होगा, कभी फुल मून होगा, कभी इस तरीके से आधा ही दिखेगा, हमको दिखता है ना, हर 15 दिन में चेंज होता रहता है। तो जो 15 दिन का जो पीरियड रहता है, 15 दिन में हर एक दिन जो हमारा चंद्रमा रहता है चेंज होता रहता है, यानी कि कभी फुल मून होगा, कभी हाफ मून होगा, कभी आधा ही दिखेगा, कभी फुल दिखेगा, इस तरह का होता है ना। उसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून। जब मून कई पार्टों में डिवाइड होता है इस तरीके से, एक बार इतना दिखता है, फिर एक बार इतना दिखेगा, एक बार आधा दिखेगा, एक बार दिखेगा ही नहीं, ठीक है, और 15 दिन में चेंज होता है। तो इसे क्या करते हैं, 15 दिन हमारे लिए रात में जो सूरज चंद्रमा है वो लाइट का काम करता है, और 15 दिन गायब रहता है। तो गायब क्यों रहता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो चंद्रमा का शेप चेंज होता है उसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून, मानी कि जो चंद्रमा है अपना शेप को चेंज कर रहा है, लगातार चेंज करता है, हर दिन चेंज करता है। चेंज क्यों करता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखो जैसे मैंने बताया ना कि हर 15 दिन में चेंज होता रहता है ये। तो जब ये पूरी तरह से फुल मून रहता है, यानी कि पूरी तरह से गोल रहता है, एक डिस्क की तरह। डिस्क यानी कि एक थाली होता है जिसमें आप खाना खाते हैं, वो एकदम गोल रहता है। जब वो थाली की तरह एकदम गोल हो जाता है और चमकता है स्पेस में एकदम पूरा सफ़ेद कलर में, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसको हम बोलते हैं फुल मून डे। क्या बोलते हैं, फुल मून डे, यानी कि पूरी तरह से क्या हुआ, फुल हुआ है, यानी गोल का हो जाता है। उसको बोलते हैं फुल, फुल माने कि भरा हुआ, मून डे, यानी कि जो पूरी तरह से फुल एकदम गोल रहता है उसको बोलते हैं फुल मून डे। और ठीक 15वें दिन जब वो क्या होने लगता है, जब गायब होने लगता है, जब पूरी तरह से गायब हो जाता है 15वें दिन, तो उसको बोलते हैं न्यू मून डे। ये दोनों शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना क्या, ऐसे ही ट्रिक याद कर लीजिए। फुल यानी कि भरा हुआ, फुल मून डे का होगा जब पूरी तरह से वो गोल होगा, ठीक है, जब पूरी तरह से वो गोल होगा। और न्यू मून डे यानी कि जब वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विजिबल नहीं दिखाई देगा, यानी कि विजुअल मतलब दिखाई नहीं देगा 15वें दिन है, ठीक है। तो क्या होगा, न्यू मून डे, यानी कि फिर तरीके से 5 दिन बाद वो क्या होगा, नया मून दिखाई देगा। फिर आधा होगा इस तरीके से, फिर आधा होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर 15वें दिन है फिर तरह से पूरी तरह से गोल हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं फुल मून डे। और जब वो विजिबल नहीं होता है, यानी दिखाई नहीं देता है 15 दिन के बाद, तो उसको बोलते हैं न्यू मून डे, ठीक है। अब देखो कह रहा जो फेजेस ऑफ द मून है, यानी कि जो मून अपना शेप चेंज करता रहता है, उसके हिसाब से भारत में त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। अभी कहते हैं ना कि अमावस्या आया है, अमावस्या यानी कि दिवाली जब आता नहीं, बोलते हैं कि दिवाली आ गया, अमावस्या आ गया, पूरी अंधेरी रात रहती है, उसी में हम दिया जलाते हैं, तो पूरा हमारा जो गांव रहता है, शहर रहता है, जगमगा उठता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी फेस्टिवल है, ऑलमोस्ट ऑल द फेस्टिवल इन इंडिया, यानी कि जितने भी त्यौहार हैं इंडिया में, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इसी के हिसाब से, यानी कि मून के जो फेजेस हैं उसी के हिसाब से आते रहते हैं। जैसे कि दिवाली, ठीक है, वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है न्यू मून डे, जब चंद्रमा जब गायब हो जाता है और पूरे रात में अंधेरा छा जाता है, तो उसी समय हम लोग क्या जलाते हैं, दिया जलाते हैं, ताकि पूरा जग जगमगा जाए, ठीक है। तो उसे कहते हैं अमावस्या। तो वही कह रहा है कि जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं भारत में, वो सब इसी के हिसाब से मनाए जाते हैं, इसी कहने की फेजेस ऑफ द मून के हिसाब से। जैसे कि दिवाली हो गया, और क्या होगा, बुद्ध पूर्णिमा हो गया, गुरु नानक हो गया, ठीक है, ये सब किससे में आते हैं, फुल मून डे के आते हैं। फिर और भी है, जैसे कि महाशिवरात्रि, आप लोग सब लोग जानते होंगे, महाशिव का पर्व मनाया जाता है, वो भी सेलिब्रेट किया जाता है कब, 30 नाइट ऑफ विनिंग मून, यानी कि जब चंद्रमा गायब हो रहा होता है तो उसके 13वें दिन मनाया जाता है क्या, हमारा
महाशिवरात्रि। वैसे ही ईद उल फितर जो मुस्लिम लोग मनाते हैं, ईद वगैरह, वो भी लोग इसी के हिसाब से मनाते हैं, चंद्रमा के हिसाब से। तो जो फेजेज ऑफ द मून है, यानी कि जब चंद्रमा अपना शेप चेंज करता है, तो हमारे लिए यानी कि भारत के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, जिसकी वजह से फेस्टिवल आते रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ दिया है, कह रहा है कि द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून स्लाइटली लॉन्गर टू 29 डेज। यानी कि जो पीरियड रहता है जिसमें चंद्रमा आ जाता है और फिर गायब हो जाता है, वो पीरियड, टोटल पीरियड कितने दिन का होता है? 29 दिनों का होता है। यानी कि 14.5 ठीक है, 14 28 और साढ़े आधा आधा जोड़ लो, 29 हो गया। 14.5 दिन का दिन मतलब रात में चंद्रमा दिखाई देता है, और 14.5 दिन चंद्रमा रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये हो गया इसका पूरा फुल मून डे का टाइम। कितना हो गया? 29 डेज, यानी कि 29 दिन। देखो मैंने बताया ना कि अभी बताऊंगा कि कैसे चंद्रमा मतलब हमेशा अपना शेप क्या करता रहता है, बदलता रहता है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये मान लेते हैं हम क्या है, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक, यहाँ पर हम लोग रहे हैं, यानी कि ये जो पार्ट है यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ध्यान से बस सुनिएगा। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, और ये हमारा क्या? सूरज है, जो कि सूरज बहुत बड़ा है, सबको पता है। तो ये हमारा पृथ्वी है, और ये हमारा क्या? चंद्रमा है। ये चंद्रमा अभी यहाँ पर है, तो यहाँ के जो लोग होंगे उनको ये वाला पार्ट बस दिखाई देगा, यानी कि सामने वाला पार्ट, यानी कि जो ब्लैक वाला पार्ट है इसमें वो नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये उसके पीछे है, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी छोटे हैं। तो छोटे के होने की वजह से बस यही वाला पार्ट, जो सामने वाला पार्ट है, वही दिखाई देगा, यानी कि हाफ मून दिखाई देगा। ठीक है, आधा मून। वही जब ये आधा मून यहाँ पर चला आएगा, कहाँ पर चला आएगा? यहाँ पर चला आएगा, तो हमको कोई भी मून नहीं दिखाई देगा। मून रहेगा लेकिन नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि हम यहाँ पर हैं, और ये पृथ्वी क्या हुआ है? ढक गया, जिसकी वजह से इस पृथ्वी के हिसाब से, इसके आने की वजह से बीच में हम इस चंद्रमा को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर होंगे, ठीक है, उनको क्या दिखाई देगा? ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, यानी कि फुल मून दिखाई दे रहा होगा। यही जब चंद्रमा घूमते 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 यहाँ पर आ जाएगी, फिर से हमें क्या दिखाई देगा? न्यू फुल मून डे दिखाई देगा, यानी पूरी तरह से चंद्रमा हमें गोल दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि सूरज का सारा लाइट इस पर गिरेगा, और सारा का सारा लाइट इस पर गिरने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे पास आएगा, जिसकी वजह से हम देख पाएंगे कि चंद्रमा क्या हो रहा है? अपना शेप चेंज कर रहा है। तो इसी हिसाब से जो चंद्रमा है ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, और घूमते घूमते 29 दिन इसको लगते हैं। यानी कि एक चक्कर लगाने के लिए कितने दिन लगते हैं? 29 दिन, जिसकी वजह से 15 दिन, यानी कि 14.5 दिनों तक हमको चंद्रमा दिखाई देता है, और 14.5 दिनों तक चंद्रमा हमको नहीं दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, इसी वजह से चंद्रमा हमेशा ऐसे बदलता रहता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना। कोई आपसे पूछता है कि चंद्रमा हमको केवल एक दिन आधा दिखाई देता है, केवल एक दिन फुल दिखाई देता है, और केवल एक दिन दिखाई नहीं देता है, तब आसानी से समझा दीजिएगा। ऐसे बड़ा सा एक बनाइएगा सूरज, और सूरज के आगे एक बड़ा सा पृथ्वी, और पृथ्वी से एक छोटा सा चंद्रमा, और दिखा दीजिएगा कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक है, ऐसे चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ के लोग रहते हैं, जब चंद्रमा यहाँ पर आता है दिखते हैं, और यही चंद्रमा जब यहाँ पर चला आता है, यहाँ पर चला आता है, तो ये लोग उसको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इस तरीके से काम करता है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक, जैसे ये बच्चे देखो यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे ये मान लेते हैं ये लकड़ी है, अभी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये लड़का इसको देख पा रहा है। यही लकड़ी जब यहाँ पर आ जाएगा, तो ये लकड़ी उसको दिखने नहीं देगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये लकड़ी नहीं दिखेगा। वैसे तरह से ये भी है। ठीक है, जिसे मान लेते हैं हाथ में क्या लिए? फुटबॉल ली है। फुटबॉल का जो ये वाला पार्ट है, जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये लड़की नहीं देख पा रही है। क्यों नहीं देख पा रही है? क्योंकि उसके आगे ये वाला पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से चंद्रमा भी काम करता है। जब सामने रहता है तो हमको दिखता है, और जब सामने नहीं रहता है तो हमको नहीं दिखता है। ठीक, देखो यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है, मतलब बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये मान लेते हैं सूरज है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी एरो दिखा रहा है, लाइन दिखा रही है, सारी की सारी क्या है? सूरज की रोशनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हम यहाँ पर हैं। कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी कि जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, हम यहाँ पर है। ठीक है, जब हम यहाँ पर रहेंगे, तो जब सूरज इसके सामने आएगा, तो हमको जो चंद्रमा जो इसके सामने आएगा, तो पूरी चंद्रमा हमको गोल दिखाई देगा, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जैसे चंद्रमा यहाँ से क्या करेगा? यहाँ मूव करेगा, तो हमको आधा चंद्रमा दिखाई देगा। ठीक है, फिर ये चंद्रमा जब यहाँ आ जाएगा तो हमको और आधा दिखाई देगा, फिर जब यहाँ आएगा थोड़ा सा दिखाई देगा, फिर जब ठीक इसके पीछे आ जाएगा, ये जो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है बीच में आ जाएगा, जिसकी वजह से हम चंद्रमा को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि चंद्रमा 14 दिन के लिए गायब हो गया है। फिर आते आते घूमते घूमते चंद्रमा यहाँ आएगा, फिर हल्का सा दिखेगा हमको, फिर यहाँ आएगा, फिर और दिखेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर थोड़ा और दिखेगा, और फिर जब यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? फुल मून डे हो जाएगा। इसी को बोलते हैं फुल मून डे। ठीक है, जब चंद्रमा पूरी तरह से गोल हो जाता है, और जब गायब हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? न्यू मून डे बोलते हैं। यानी कि फिर से वो क्या करेगा? न्यू तरीके से
स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो चंद्रमा है, सूरज है और पृथ्वी है, तीनों मिलके इस तरह से काम करते हैं और चंद्रमा जो है अपना शेप बदलते रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, आपको पता भी होगा वैसे। कह रहा जो आपको हमेशा याद रखना है कि जो चंद्रमा होता है यानी कि जो मून होता है वो हमेशा पृथ्वी के अलोंग क्या करते रहता है, घूमते रहता है, गोल गोल चक्कर लगाते रहता है। दिख रहा होगा ना, ऐसे एरो दिखा रहा है यहाँ पर, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। ये हमेशा घूमेगा जब तक पृथ्वी रहेगा। नहीं बोलते हैं जब तक सूरज चांद है, तो जब तक सूरज है तब तक चांद है, जब तक चांद है तब तक पृथ्वी है। ठीक है, तो हमेशा ऐसा घूमता रहेगा, हमेशा ऐसा घूमता रहेगा। और ठीक इसी तरह से जो हमारा पृथ्वी है वो किसके चक्कर लगाता है, सूरज के चक्कर लगाता है। तो दिख रहा होगा चंद्रमा ऐसे ऐसे घूमता है और पृथ्वी इसके ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक आता है द मून सरफेस। मून सरफेस यानी कि चंद्रमा का जो सरफेस होता है, जहाँ पर ऊपरी वाला पार्ट रहता है उसी को सरफेस बोलते हैं। हमारा सरफेस क्या है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हम लोग चलते हैं, जहाँ पर हम लोग गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं। तो इसी तरह से वहाँ भी सरफेस होगा मून पे। तो जो मून का सरफेस है कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये फ़ोटो लिया गया था जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे 1969 में चंद्रमा पे घूमने गए थे। ये आज से लगभग 30 to 50 साल पहले गए थे लोग। ठीक है, तब से कोई नहीं गया है, हो सकता है फ्यूचर में लोग फिर से जाएँ। तो ये तब की फ़ोटो है, कब की फ़ोटो है, 1969 की। 3 लोग गए थे, जिसमें सबसे पहला जो इंसान गया था उस पर अपना कदम रखा था, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग रखा था। ठीक है, इनको यहाँ दिया गया, नील आर्मस्ट्रांग लैंडेड ऑन द मून फर्स्ट टाइम। पहली बार उन्होंने चंद्रमा पे अपना पैर रखा था, यहाँ पर ऐसे दिखाया गया। उन्होंने फ़ोटो भी लिया था, जो फ़ोटो इस तरीके से है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि जो चंद्रमा है, जो उसका सरफेस है, उस पर बहुत सारे गड्ढे हैं। गड्ढे क्यों हैं वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखो, आप लोग एस्ट्रॉइड के बारे में तो नाम सुने होंगे, जो छोटे छोटे होते हैं, गिरते रहते हैं पृथ्वी पे। तो वही एस्ट्रॉइड चंद्रमा पे भी गिरते हैं। तो जब चंद्रमा पे गिरते हैं तो एस्ट्रॉइड काफ़ी ज़्यादा गड्ढे कर देते हैं। भाई एस्ट्रॉइड पे, चंद्रमा पे सब लोग जानते हैं कि वहाँ ग्रेविटी ज़्यादा है नहीं, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं, जिसके वजह से वहाँ पे जब वो एस्ट्रॉइड गिरते हैं तो गड्ढा हो जाता है। और गड्ढे को भरने के लिए कोई स्पेस भी नहीं है, कोई हवा भी नहीं है कि हवा चलेगा तो उसमें धूल मिट्टी आ जाएगा। ना हवा है, ना पानी, ना कुछ है। ठीक है, ऊपर से ग्रेविटी भी नहीं है, जिसकी वजह से जब गड्ढा होता है तो गड्ढा हज़ारों साल तक ऐसे ही बना रहता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से वहाँ कई सारे गड्ढे पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ एस्ट्रॉइड हमेशा गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ गड्ढे बन गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो मून का सरफेस है वो क्या है, बहुत ही बंजर है। बंजर यानी कि बैरन है और डस्टी है, वहाँ पर बहुत सारे धूल है। जैसा नहीं है कि एकदम बहुत अच्छा होगा, बस दिखने में अच्छा लगता है हमको चंद्रमा। ठीक है, लेकिन जब असलियत में जब वहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल है और बहुत ही बंजर ज़मीनें हैं। और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, क्रेटर यानी कि बड़े बड़े गड्ढे हैं और बड़े बड़े पहाड़ हैं, यानी कि वहाँ से पूरी तरह से कुछ होने वाला नहीं है, वो पूरी तरह से क्या है, बेकार है, लेकिन बस देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो ये हो गया हमारा मून सरफेस। तो पूछता है मून सरफेस क्या है, तो मून सरफेस क्या है, मून सरफेस पे बहुत सारे गड्ढे हैं। किसकी वजह से गड्ढे हैं, और बहुत सारे एस्ट्रॉइड गिरते रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मेटियोर्स गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से गड्ढे हो जाते हैं। और गड्ढे भरते क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हवा पानी नहीं है, वहाँ पर मिट्टी नहीं है, वहाँ पर हवा नहीं चलता है, जिसकी वजह से वो गड्ढे भर नहीं पाते हैं और लाखों करोड़ों साल वैसे ही रहे चले जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। ठीक है, गड्ढे हैं, मतलब कुल मिला के बहुत सारे गड्ढे हैं और धूल है वहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है, सरफेस ऑफ द मून। ठीक, और ये बात रहा डिड यू नो करके, तो मैंने बता ही दिया कि 21 जुलाई 1969 में, यानी कि आज से लगभग 50 साल पहले क्या हुआ था, इंडिया के समय में, यानी कि अमेरिका के एस्ट्रोनॉट थे। कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने पहली बार अपना कदम रखा था चंद्रमा पे। ठीक है, तो ये इनको याद रखिएगा। अब आते हैं, ये तो हो गया हमारा नेचुरल क्या बोलते हैं, सेटेलाइट हो गया। अब आते हैं स्टार्स पे। देखो, स्टार को हम सूरज भी कहते हैं, यानी कि सन। जो हमारा सन है वो क्या है, एक तरह से स्टार्स है। स्टार की खासियत क्या होती है, उनमें से उनके अंदर से लाइट निकलता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि जो चंद्रमा है वो भी स्टार है। देखो, चंद्रमा के पास कोई भी लाइट नहीं है, उसका जो लाइट होता है वो सूरज का रिफ्लेक्शन होता है, जैसे मैंने पीछे बताया था यहाँ पे। ठीक है, जो जब ये सूरज का लाइट इस पर गिरता है तो इसका रिफ्लेक्शन होकर हमारी पृथ्वी तक आता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं चंद्रमा को। अगर सूरज यहाँ से हटा दे तो हमको चंद्रमा क्या होगा, दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो चंद्रमा के पास कोई भी लाइट नहीं है, तो प्लैनेट भी नहीं है, स्टार नहीं है। स्टार का सिंपल मतलब होता है जिसके पास खुद की लाइट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे। और बहुत बड़े बड़े स्टार होते हैं। ठीक है, प्लैनेट इतने बड़े नहीं, बहुत बड़े बड़े स्टार होते हैं। अब उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है, स्टार के बारे में। देखो, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। कह रहा है जो सूरज की दूरी है हमारे पृथ्वी से, यानी कि जब हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ से लेके
जो सूरज की दूरी है वो कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जिसको लाइट की स्पीड से सोचो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, बस 1 सेकेंड में। आंख बंद नहीं की है कि लाइट कहाँ पहुँच गई, 3 लाख किलोमीटर दूर पहुँच गई। सोचो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में चलती है, उसके बावजूद भी लाइट को सूरज से पृथ्वी तक आने के लिए 8 मिनट लग जाते हैं। सोचो कितना दूर है। यानी कि लाइट का स्पीड बहुत सबसे दुनिया में, ब्रह्मांड में, दुनिया में छोड़ो तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कोई स्पीड है जिसके पास, तो वह लाइट का स्पीड है, जो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। सोचो इतना स्पीड होने के बावजूद भी जो सूरज की रोशनी है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लेते हैं सूरज अचानक से गायब हो गया, क्या हुआ, अचानक से गायब हो गया हमारे सोलर सिस्टम से, तो हमको 8 मिनट बाद पता चलेगा कि हमारा सूरज गायब हो गया है। समझ रहे हो ना। जैसे मान लेते हैं हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये मान लेते हैं हमारा सूरज है और हमारे क्या है, कई सारे प्लैनेट्स हैं। तो अगर हमारा सूरज अचानक से क्या हुआ, गायब हो गया, तो हमको 8 मिनट बाद पता चलेगा कि हमारा सूरज हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये मैं कहना चाह रहा था। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि जो सूरज है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है हमारी पृथ्वी से, और जो अगला सूरज है, यानी कि हमारा सूरज छोड़ के जो अगला सूरज आता है, हमारे सबसे नज़दीकी सूरज, वो कहाँ पर है, वो है हमारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी में। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, ये दूसरा सोलर सिस्टम है जो हमसे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें 8 प्लैनेट हैं, तो ऐसे ठीक इसी तरह से दूसरा सोलर सिस्टम है जो कि कहाँ पर है, यहाँ से लगभग पता नहीं कितना जीरो है, लगा लेना। ठीक है अब मैं काउंट कर ले रहा हूँ, 3 3 6 3 9 3 12 12 2 14। सोचो मतलब हद से ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। वहाँ पर एक सूरज है जिसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये हमसे बहुत बहुत दूर है। तो ये हमारा ये ऐसा सूरज है जो हमसे सबसे नज़दीक है, जो इतना नज़दीक है फिर भी बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, ये दूसरा सूरज है। तो वही कह रहा है जो सूरज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, उनको देखने के लिए हमको टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब आते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, देखो अभी जस्ट मैंने बताया कि जो लाइट की स्पीड होती है कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर होती है, यही नहीं होती है, प्रति सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। सोचो उसकी स्पीड से अगर, यानी कि लाइट की स्पीड से चलें तो 1 साल लगेगा हमको पहुंचने में। कहाँ पे, सोच लो कहाँ पे। तो वही कह रहा है कि जो मतलब सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट की स्पीड से, ठीक है, साल भर चलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। हमारा क्या होता है साल, 365 दिन का होता है, यही नहीं होता है हमारा। यानी कि जो हमारा साल होता है, एक साल वो कितना दिनों का होता है, 365 दिनों का। उसी तरह से जो लाइट ईयर होता है, जो लाइट की स्पीड से चलेंगे, साल भर चलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे लाइट ईयर। यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से साल भर चलते रहें, ठीक है, चलते रहें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइट ईयर बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा मतलब और कुछ नहीं है। इसके सारा आंसर इसके वर्ड में ही है। ईयर मतलब होता है साल, और लाइट मतलब लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसी स्पीड से हम साल भर चलते रहे तो उसको हम बोलेंगे लाइट ईयर। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया भी है कि जो अर्थ यानी कि जो हमारी पृथ्वी है और सूरज की जो दूरी है, ठीक है, उसको जो रोशनी होती है सूरज की, वो पृथ्वी तक आने में 8 लाइट मिनट लगता है। यानी कि लाइट की स्पीड से चलता है वो और 8 मिनट में पहुंचता है, जो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया है कि सूरज से पृथ्वी तक रोशनी आने के लिए 8 मिनट लगते हैं। ये तो हो गया पृथ्वी तक। अब मैंने बताया कि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो हमारा दूसरा सूरज है, जो हमसे सबसे नज़दीक है, वो भी कितना दूर है। अब सोचो लाइट की स्पीड से चलेंगे, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब इस स्पीड से हम जा रहे हैं कहाँ पे, प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे, तब भी हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए 4.5 साल लग जाएंगे। यानी कि अगर लाइट की स्पीड से हम चल रहे हैं, ठीक है, तब भी वहाँ तक पहुँचने के लिए, कहाँ तक, प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुँचने के लिए हमको 4.3 लाइट ईयर्स लग जाएंगे। और अल्फा सेंचुरी क्या है, अल्फा सेंचुरी वहाँ का एक प्लैनेट है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम का अर्थ एक प्लैनेट है ना, वैसे ही वहाँ पर एक प्लैनेट है जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, वहाँ का सूरज है। ठीक है, जैसे हमारा सूरज क्या है, सन है, वैसे वहाँ का सूरज क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। हमारे यहाँ का जो प्लैनेट है वो अर्थ है, वहाँ का जो प्लैनेट है उसका क्या नाम है, अल्फा सेंचुरी। तो वही कह रहा है अल्फा सेंचुरी तक पहुँचने के लिए, ठीक है, 4.3 लाइट ईयर लगेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्टार्स। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मून, हमने पढ़ा स्टार्स। अब पढ़ेंगे हम कॉन्स्टलेशन। अब देखो कॉन्स्टलेशन क्या होता है, हमने पढ़ा स्टार्स, हमने पढ़ रहे थे स्टार यानी कि एक स्टार के बारे में, यानी कि एक सूरज के बारे में। ठीक है,
अब कई सारे जब पढ़ेंगे यानी कई सारे स्टार के बारे में पढ़ेंगे तो उनको बोलते हैं हम कॉन्स्टिलेशन, यानी कि देखा जाए तो ग्रुप ऑफ स्टार, यानी कई सारे स्टार के बारे में पढ़ना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम कॉन्स्टिलेशन। तो वही यहाँ पर सिंपल सा डेफिनेशन दिया है, कह रहा है स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप, ग्रुप मतलब समझते ही हैं 5 6 10 15 20 ग्रुप रहता है, उसको ग्रुप बोलते हैं, यानी कि 5-10 लोगों को मिला के जब ग्रुप बनता है तो ग्रुप बनते हैं। तो ये कह रहा है जब स्टार का यानी कि कई सारे जब क्या मिला के स्टार मिला के सन मिला के यानी कि सूरज को मिला के जब एक ग्रुप बनता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन बन जाएगा यहाँ पे, द स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप, जब स्टार हैं जब एक ग्रुप को फॉर्म करेंगे, ठीक है, डैट हैज़ रिकग्नाइजेबल शेप, क्या होने के बाद यानी कि स्टार फॉर्म होने के बाद जब वो किसी शेप में आ जाएं उनको हम बोलेंगे कॉन्स्टिलेशन। जैसे आगे दिया हुआ फिगर मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर कई सारे दिए गए हैं स्टार सिस्टम, जो यहाँ पर जोड़ जोड़ के बताया गया है ना, ये सारे स्टार्स हैं, जैसे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 6 7 स्टार हैं। तो 7 स्टार को जोड़ के क्या बनता है हमारा ग्रेट बियर बनता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम ग्रेट बियर बोलते हैं। क्या है कॉन्स्टिलेशन, यानी कई सारे स्टार को जोड़ के एक शेप बनाया जाता है, उस शेप को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। ये शेप आप भी बना सकते हैं अपने मर्जी से, तो ये ऐसे शेप हैं जो फेमस हैं, यानी कि जो साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है। तो आप भी जब स्पेस में रात में देखेंगे तो आपको भी कई सारे दिखाई देंगे सूरज, तो कई सारे स्टार को जोड़ के कोई भी अगर आप शेप बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कॉन्स्टिलेशन बोलेंगे। तो रात में बनाइएगा, जब रात होगा तो रात को जाइएगा छत पे और बनाइएगा क्या अपना कॉन्स्टिलेशन, अपना खुद का कॉन्स्टिलेशन बनाइएगा कई सारे स्टार को जोड़ के, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। मैंने किया है, जब मैं भी पढ़ता था आपकी क्लास में तो मैंने रात में जाता था, जब ये मैम पढ़ा रही थी हमको तो मैं भी छत पे जाता था और कॉन्स्टिलेशन बनाता था जोड़ जोड़ के, और कॉन्स्टिलेशन अभी भी मुझे याद है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब रात होगा तो आप भी छत पे जाइएगा और बनाइएगा क्या कॉन्स्टिलेशन। तो जैसे यहाँ कई सारे कॉन्स्टिलेशन बनाए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, जैसे यहाँ पर ग्रेट बियर है, इसमें 7 स्टार है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सप्तऋषि, ठीक है। तो ये तो अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया ग्रेट बियर। जो भारत के साइंटिस्ट हैं उन्होंने नाम दिया है सप्तऋषि। ऐसे ये ओरायन है, ओरायन में देखो कितने स्टार हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार हैं, ठीक है, तो ओरायन में 8 है। ऐसे ही कैसोपिया है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 स्टार है, यानी कि 5 सूरज है, 5 सूरज को मिला के कैसोपिया बनाया गया है। लियो मेजर में बहुत सारे स्टार है, यानी कि 1 3 यहाँ है, 3 3 6 7 8 9 स्टार, सोचो 9 स्टार के ग्रुप को क्या बनाया गया है लियो मेजर, यानी कि सबसे बड़ा क्या है ये कॉन्स्टिलेशन है। अब इसी के बारे में हमको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जो ग्रेट बियर है उसको और किस नाम से जाना गया है सप्तऋषि के नाम से, यानी कि 7 ऋषियों को जोड़ के बनाया गया, यानी कि जो ऋषि है वो क्या किनको दिखाया गया है स्टार को दिखाया गया है। तो सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषियों को जोड़ के ग्रेट बियर बनाया गया अंग्रेजी में, ठीक है। और ये किस में आता है उर्सा मेजर में आता है। उर्सा मेजर क्या है आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर बस इतना जानिए कि जो ये ग्रेट बियर इसको हिंदी में क्या करते हैं सप्तऋषि बोलते हैं, और ये आता है एग्जाम में 1 नंबर में कि पूछ लेगा कि ग्रेट बियर इज आल्सो नोन एज सप्तऋषि, ठीक है। इसमें 7 स्टार है, देखो दिया गया है देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार इन द कॉन्स्टिलेशन, यानी कि जो ग्रेट बियर है जो सप्तऋषि है उसमें 7 बड़े बड़े क्या है स्टार्स हैं, जिनको एक साथ जोड़ के हम क्या बोल रहे हैं ग्रेट बियर बोल रहे हैं या सप्तऋषि बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो ये लड़की है अपने छत पे गई है और उस कॉन्स्टिलेशन का यूज़ करके क्या बनाई है अपना चम्मच बनाई है, ठीक है। इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ जब छत पे रात होगा तो आप भी जाइएगा, जो भी आपको तारे दिखेंगे उस तारे का इस्तेमाल करके आप क्या बनाइएगा अपना कॉन्स्टिलेशन बनाइएगा। जैसे यहाँ पर क्या दिखा रहा है डीपर यूज़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन एशियन टाइम, यानी कि ये लड़की क्या कर रही है उस ग्रेट बियर का जो क्या बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन है उसका इस्तेमाल करके चम्मच बनाई है, ठीक है। तो ऐसे ये भी आप भी कर सकते हैं रात में जाके, ठीक है। देखो यहाँ पर दिखाया गया है जो सप्तऋषि है यही है, यानी कि जो ग्रेट बियर है अभी ऊपर मैंने पढ़ाया था वहाँ अच्छे से डिटेल में दिया गया है। यहाँ जो 7 स्टार्स हैं ना उनके नाम दिए गए हैं, जैसे कि अल्केड, मिजार, एलियोथ, मगरेज, पेकेडा, डोबी, मेराक, ये सब ऐसे नाम हैं जो सूरज के नाम हैं। ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, बस आपको बताने के लिए दिया गया है। आप हायर क्लास में जब आप 11-12 के बाद आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे बाहर दिल्ली वगैरह में तब आपको के लिए काम आएंगे। अभी के लिए बस आपको इतना जानना है जो एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता है आपसे, इतना पूछेगा कॉन्स्टिलेशन क्या है तो आप सिंपल बताएंगे ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं कॉन्स्टिलेशन। अब पूछेगा 3-4 के नाम बताइए, बता दीजिएगा ग्रेट बियर, ओरायन, कैसियोपिया और लियो मेजर, ठीक है। अब देखो हमको एक एक करके सब कुछ पढ़ना है, यानी कि 2 दिए गए हैं, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 2 बस दिया गया है, एक ओरायन दिया गया है और एक कैसियोपिया दिया गया है, दोनों हो सकता है इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा।
तो मैं अच्छे से बता देता हूँ कहानी की तरह, ध्यान से बस सुनिएगा। कह रहा है जो ओरायन है, यानी कि जो ओरायन दिख रहा है ना, इस तरीके से ओरायन है हमारा, ठीक है। इसमें कई सारे तारे हैं। कितने तारे हैं? 3 3 6 6 2 8 तारे हैं, यानी कि ओरायन में 8 हैं। ओरायन को जब एग्ज़ाम में अगर पूछेगा कितने तारे हैं, अगर नहीं याद आएगा तो ओ को क्या करिएगा, ऐसे 20 से काट दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 8 बन जाएगा। इसे मान लेते हैं ओ है ना, ऐसे ओ है, इसको 20 से ऐसे काट दीजिएगा, कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा, यानी कि 8 तारे हैं। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। याद हो गया? अब देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है जो ओरायन है ये एक दूसरी तरह का कॉन्स्टलेशन है, यानी कि एक तरह क्या है? कॉन्स्टलेशन, जिसमें कई सारे स्टार्स दिखाई देते हैं। और दिखाई कब देते हैं? ये विंटर के मौसम में दिखाई देते हैं। विंटर यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, यानी कि जब ठंडी का मौसम आता है तब यदि आप स्पेस में देखते हैं, यानी कि ब्रह्मांड की ओर देखते हैं, ऊपर के आसमान की तरफ देखते हैं, तब आपको ओरायन दिखेगा। वही लिखा है कि ये तरह का कॉन्स्टलेशन है जो बस किस में दिखाई देता है? विंटर सीजन में, यानी कि विंटर इन द लास्ट इवनिंग, यानी कि जब शाम हो रही होती है ठंडी के मौसम में, तब आप ऊपर देखेंगे आसमान की तरफ, तब आपको ओरायन दिखाई देगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये सबसे अच्छा वाला क्या है? कॉन्स्टलेशन है। इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें 7 से 8 तारे हैं। दिखा तो 8 तारे हैं, ठीक है। तो वही बोला कम से कम 7 या 8 तारे हैं जिनका ये ग्रुप है। उस ग्रुप को क्या बोला गया? ओरायन बोला गया है। ओरायन इज आल्सो कॉल्ड द हंटर। ओरायन को हंटर भी कहा जाता है, यानी कि जो ओरायन है, ठीक है, जो ओरायन कॉन्स्टलेशन है, इसको क्या कहा है और किस नाम से जाना गया है? हंटर के नाम से, यानी कि शिकारी के नाम से। बस नाम दिया गया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ओरायन इज आल्सो कॉल्ड अ हंटर। द 3 मिडिल स्टार रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर, यानी कि जो स्टार दिखाए गए हैं बीच में 3 ठो, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बेल्ट को। हंटर के पास क्या होता है? बेल्ट होता है ना, मारने के लिए। तो वही कह रहा है ये हंटर की तरह दिखाता है, और जिसके बीच में 3 स्टार हैं वो बेल्ट की तरह काम करते हैं। जैसे हंटर के जो कमर रहता है उसमें बेल्ट बना रहता है, तो वही कह रहा है कि ये हंटर की तरह दिखता है, और उसके कमर पे क्या रहता है? 3 स्टार बनाए दिए गए हैं नेचर के द्वारा, यानी कि 3 सूरज है, ठीक है। द 4 ब्राइट स्टार अपीयर टू अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बाकी जो चौथा स्टार है वो क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है, जैसे 1 2 3 4, इसे है ना, देखो क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है, ठीक है। ये वाला, सॉरी ये वाला, ये देखो ऐसे क्वाड्रिलेटरल, यानी कि 4 साइड है, 1 2 3 4। क्वाड मतलब होता है 4 साइड वाला, 1 2 3 4। और इसमें एक स्टार है जिसका नाम है सीरियस। क्या नाम है? सीरियस। यहाँ पर दिखाई दिया ना, ये सीरियस सबसे बड़ा स्टार माना जाता है अभी तक का, यानी कि जो सूरज है, सबसे बड़ा जो सूरज अभी तक पाया गया है वो क्या है? सीरियस है। सीरियस से क्या है? सूरज है, सब जो बहुत बड़ा है, जो काफ़ी बड़ा सूरज है। तो आपसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ा जो सूरज अभी तक पाया गया हमारे पूरे ब्रह्मांड में, मिल्की वे गैलेक्सी में, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है क्या है? सीरियस नाम है। नाम भी सीरियस है, यानी कि एकदम मुड़ी वाला, ठीक है। तो ऐसे कई सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे लिखने के लिए, ठीक है। तो बता दीजिएगा जो सीरियस है किस कॉन्स्टलेशन में है? ओरायन कॉन्स्टलेशन में, जो सबसे बड़ा क्या है? सूरज है। फिर कह रहे टू लोकेट सीरियस इमेजिन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द ओरायन। कह रहा है जो सीरियस स्टार, जो सबसे बड़ा स्टार है, वो जो बेल्ट है ना हंटर का, यानी कि जो ओरायन का बेल्ट है, ठीक उसके सीधे में आता है हमारा सीरियस। देखो ऐसा ठीक इसका सीधा है, और यहीं पे पाया जाता है हमारा सीरियस स्टार, यानी कि ये ओरायन है। ओरायन का जो बेल्ट है वहीं से सीधे अगर लाइन खींचेंगे तो हमको कहाँ पहुँचा देगा? सीरियस के पास, यानी कि सबसे बड़ा सूरज पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में अभी तक का पाया गया। हो सकता है इससे भी बड़ा सूरज बाद में मिले, लेकिन अभी तक का जो सबसे बड़ा सूरज है वो सीरियस है, ठीक है। ये हो गया हमारा ओरायन। अब आते हैं कैसोपिया पे। तो एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखते चले जाएंगे। 4 नंबर का आएगा तो 4 पॉइंट, 5 नंबर का आएगा तो 5 पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं कैसोपिया पे। कह रहा है कैसोपिया भी एक तरह का क्या है? कॉन्स्टलेशन है जो नॉर्दर्न स्काई में है, और ये कब दिखाई देता है? ये भी दिखाई देता है विंटर के मौसम में, यानी कि ये भी ठंडियों के दिनों में दिखाई देता है। तो आप चाहे तो विंटर के मौसम में, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में आप दोनों को, यानी कि ओरायन को भी और कैसोपिया को भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो अपने डायरी में इसको लिख लीजिएगा कि वो जो ओरायन होगा, जो कैसोपिया होगा, वो दोनों दिसंबर के महीने में शाम के टाइम में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से देख पाएंगे और आपको पूरी लाइफ टाइम तक याद रहेगा, ये कभी नहीं भूलेगा। तो इसके बारे में बस इतना इन्फॉर्मेशन है कि ये भी एक तरह का क्या है? कॉन्स्टलेशन है, और इसमें भी कम से कम 7 या 8 स्टार पाए जाते हैं। देखो 3 यहाँ, 3 वहाँ, 3 दिन 6, 3 2 8 स्टार इसमें भी हैं, ठीक है। इस तरीके से 2 हमने पढ़ा, ओरायन पढ़ा और कैसोपिया पढ़ा। अब आते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। ये तो हमने जो बहुत दूर है उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में, यानी कि जो हमारे जहाँ पर हमारा सूरज है, हमारा पृथ्वी है, हमारा चंद्रमा है, हमारा मार्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आ गया हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। इस सोलर सिस्टम को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही सब चीज़ आगे आने वाले जो हमारे पेजेस हैं, यही सब के बारे में पढ़ना है। सबसे पढ़ेंगे हम सबसे पहले
सन के बारे में कि सन क्या है, कितना दूर है, कितना बड़ा है और क्या क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मरकरी या बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वीनस के बारे में, फिर अर्थ के बारे में, फिर मार्स के बारे में। ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे हैं, इनको नाम से जानते हैं इंटीरियर प्लैनेट। इंटीरियर प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जैसे एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होता है, जहाँ पर कई सारी मात्रा में एस्ट्रॉइड पाई जाती हैं। दिखाई दे रहा है ना, ब्लैक ब्लैक ऐसे दिखाई दे रहा है, देखो गोल गोल दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है इंटीरियर, यानी कि अंदर वाले 4 प्लैनेट। 4 है ना, देखो वीनस 1, मरकरी 2, अर्थ 3 और मार्स 4, यानी कि 4 प्लैनेट बाहर हैं और 4 प्लैनेट अंदर हैं। ठीक है, बाहर भी 4 हैं, देखो नेपच्यून 1 हो गया, यूरेनस 2 हो गया, ये 3, ये 4, यानी कि 4 अंदर हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं, इंटीरियर प्लैनेट, और 4 बाहर हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर प्लैनेट। ठीक है, तो पहले 4 अंदर वाले के बारे में पढ़ेंगे, फिर 4 बाहर वाले के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से याद कर सकते हैं अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में। कोई भी अगर कभी पूछता है आपसे कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, तो आप तुरंत बता देंगे 8 प्लैनेट, 4 अंदर हैं, 4 बाहर है। अब पूछेगा कि अंदर बाहर क्या कर रहे हो, ये अच्छे से बताओ, तो बता देना कि देखो जो 4 प्लैनेट्स हैं वो अंदर इसलिए हैं क्योंकि 4 प्लैनेट्स के बाद क्या आ जाता है, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आ जाता है जहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रॉइड मौजूद है। उसके बाद 4 प्लैनेट्स हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हैं और वो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर है, इसलिए हम उसको एक्सटीरियर प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, तब आते हैं अपने टॉपिक में, सोलर सिस्टम। देखो इसमें बोल रहा है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, यानी कि जितने भी 8 हमारे उपग्रह हैं, 8 ग्रह है ना, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 हैं। कह रहा जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं उसमें उनके साथ साथ क्या है, कॉमेट्स भी है, एस्ट्रोइड भी है और मीटियोर्स भी हैं। अब कॉमेट, एस्ट्रोइड, मीटियोर्स क्या होते हैं, तीनों एक ही होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। जो सबसे बड़े होते हैं वो होते हैं एस्ट्रॉइड, उसके बाद आते हैं कॉमेट, उसके छोटे आते हैं मीटियोर्स, जो यानी कि जो मीटियोर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, 5 मीटर 10 मीटर के होते हैं, आते आते स्पेस में ही जल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो एस्ट्रॉइड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और जब वो पृथ्वी पर गिरता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। तो वही कह रहा है कि जो सोलर सिस्टम है वो प्लैनेट के साथ साथ क्या है, कॉमेट्स भी है उसमें, एस्ट्रॉइड भी है और मीटियोर्स भी हैं। और सारे के सारे ये किससे बंधे हुए हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या है, जो सूरज है वो काफ़ी बड़ा है, सबको पता है, तो सूरज के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, तो उस पावर से क्या करता है, सबको खींच के रखता है अपनी तरफ, किसी को जाने नहीं देता है। तो वहाँ पर दिखाया जा रहा है, देखो ये सूरज है और जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, जितने भी हमारे एस्ट्रॉइड कॉमेट्स हैं, सबको अपनी तरफ खींच के रखता है, कहीं दूर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो सारे के सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच के रखा है। ठीक है, कोई पूछता है आपसे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चक्कर क्यों लगाते हैं, तो आप बता सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये किससे बंधा हुआ है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब इसमें क्या क्या है सबको पता है भाई, सूरज है, चंद्रमा है, 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट क्या क्या है, मरकरी है, वीनस है, मार्स है, अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। अब देखो इसमें एक चीज़ और देखो, कह रहा है जो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर प्लैनेट्स। बाकी जो 4 बचते हैं वो किस में चले जाएंगे, एक्सटीरियर प्लैनेट में। ठीक है, अब देखो ये अपडेट यूनो करके दिया है, कह रहा है 2006 के पहले हमारे पास 9 ग्रह थे, यानी कि 9 प्लैनेट्स थे, जिसका नौवां का नाम था प्लूटो। फिर 2006 में पता नहीं क्या हुआ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को एक एजेंसी है जो पता लगाती है कितने ग्रह हैं। ठीक है, इन्होंने 2006 में कहा कि प्लूटो आज से हमारा प्लैनेट नहीं होगा, यानी कि हमारे पास कितने प्लैनेट्स होंगे, बस 8 ही प्लैनेट्स होंगे। लेकिन 2006 के पहले ये माना जाता था कि प्लूटो भी हमारा क्या है, ग्रह है, हमारा प्लैनेट है, जिसके वजह से पहले के समय में यानी कि 2006 के पहले कितने प्लैनेट्स थे, 9 प्लैनेट्स थे। लेकिन बाद में 2006 के बाद क्या कर दिया गया, प्लूटो को हटा दिया कर दिया, यानी कि इसलिए हटाया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर था। लिखा है ना, प्लूटो वाज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये सूरज से काफ़ी ज़्यादा दूर था, इसलिए इसको प्लैनेट से यानी कि सोलर सिस्टम से बाहर फेंक दिया गया। ठीक है, इसलिए इस समय हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, यानी कि बस 8 ही प्लैनेट्स हैं, जो 4 अंदर है, 4 और बाहर है। सबसे पहले आते हैं सूरज के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा जो सन है वो सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारे पास, यानी कि पृथ्वी से जो सबसे नज़दीकी कोई स्टार है, सिस्टम है, तो हमारा सूरज है। ठीक है, सूरज क्या है, सन है, एक स्टार है जो सबसे नज़दीक पाया जाता है हमारे पृथ्वी से, जिसका दूरी कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर, अभी हमने पीछे देखा था। ठीक है, कह रहा है इसमें से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है, हीट और लाइट निकलता है लगातार 24/7, यानी कि दिन रात, हर सेकेंड, हर पल, हर सेकेंड में क्या होता है, हीट यानी कि आँच और लाइट निकलती रहती है लगातार। ठीक है, द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑफ द अर्थ, यानी कि कह रहा पृथ्वी पे जितने भी जीव जिंदा हैं वो किसकी वजह से जिंदा हैं, इस सूरज के रोशनी की वजह से जिंदा है। ठीक है,
अगर सूरज की रोशनी ख़त्म कर दिया जाए 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए, तो सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इन फैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स, यानी कि इस सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, आठों के आठों, वो किसके वजह से जिंदा है, सूरज के किरणों की वजह से। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो सन है वो मेन सोर्स है किसका, हीट और लाइट का पूरे सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में इसके अलावा यानी कि हमारे सूरज के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी और लाइट या हीट को प्रोड्यूस कर सके। तो सूरज हमारे लिए क्या है, देवता के समान है, हमारे पिता के समान है, जो हम आठों के आठों ग्रहों को अपने बेटे की तरह रखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूरज। अब आते हैं प्लैनेट्स पे। प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं ग्रह, सिंपल सा हिंदी का मतलब है ग्रह। ऐसे ग्रह जिनके अंदर से कोई भी लाइट नहीं निकलती है, लेकिन वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, यानी कि जिनका सरफेस होता है वो हार्ड होता है पृथ्वी की तरह। पृथ्वी क्या है, हार्ड है, इस पर आप कितना भी खनेंगे तो खनने के लिए, खोदने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं प्लैनेट्स। सबको हम प्लैनेट्स नहीं बोल सकते। हम मून को क्यों नहीं बोलते हैं प्लैनेट, क्योंकि वो मून प्लैनेट नहीं है, बहुत छोटा है। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लैनेट उसी को कहेंगे जो बहुत बड़े हो थोड़ा मात्रा में और वो हार्ड सरफेस पे हो, इनका जो सरफेस है वो हार्ड हो, पत्थर की तरह हो। ठीक है, देखो यहाँ पर जो मैं बताया है वही चीज़ लिखा हुआ है। कह रहा जो सूरज होते हैं यानी जितने भी स्टार्स होते हैं उनके अंदर से क्या होता है, रोशनी आती है और हीट आती है। लेकिन जो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, जितने भी ग्रह होते हैं, उनके अंदर से क्या होता है, लाइट ट्विंकल नहीं करता है। लिखा है ना, वेयर प्लैनेट डू नॉट ट्विंकलिंग, यानी कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनके अंदर से लाइट या हीट नहीं निकलता है, वो बस क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो सूरज है, सॉरी जो प्लैनेट्स हैं उनके अंदर से लाइट आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सबको पता है जो चंद्रमा हो वो रात को क्यों चमकता है, क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, और सूरज की रोशनी क्या करता है, उस पड़ने के बाद सारा सारा लाइट भेज देता है पृथ्वी की तरफ, जिसकी वजह से पृथ्वी के जो लोग रहते हैं वो देख पाते हैं चंद्रमा को। तो यही काम प्लैनेट्स के साथ भी होता है। अब देखो, कह रहा जो प्लैनेट्स है उसका एक डिफिनिट रास्ता है, पाथ मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तो ये कह रहा प्लैनेट हैज़ अ डिफिनिट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि हर एक ग्रह के पास, हर एक प्लैनेट के पास खुद का रास्ता है, और उसी वो रास्ते पे हमेशा मूव करता रहता है और चक्कर लगाता रहता है, किसका, सूरज का। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस रास्ते को हम बोलते हैं ऑर्बिट। साइंस की भाषा में जिस रास्ते पे पृथ्वी, चंद्रमा, मरकरी, विनस और भी सारे प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, उसको रास्ते को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और सबका अपना अपना क्या है, टाइम है एक चक्कर को पूरा करने के लिए। अब देखो, जो हमारा पृथ्वी है वो सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए 365 या 366 दिन लेता है। सबको पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो एक साल इसीलिए होता है क्योंकि जो सूरज है, जो पृथ्वी हमारा, वो सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन लेता है, यानी कि एक साल हमारा पूरा हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं 1 ईयर। ठीक है, ऐसे जो लट्टू है ना, लट्टू जिसे घूमता है गोल गोल, इस तरह से हमारे प्लैनेट्स भी घूमते रहते हैं। तो ये लिखा है अ प्लैनेट रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक अ टॉप। टॉप मतलब क्या होता है, लट्टू होता है। तो वही कह रहा है कि जितने प्लैनेट्स हैं, आठों के आठों प्लैनेट्स क्या करते हैं, एक लट्टू की तरह अपने जगह पे घूमते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। और रोटेशन के साथ साथ क्या करते रहते हैं, रिवोल्यूशन भी करते रहते हैं, यानी कि सूरज का चक्कर भी लगाते रहते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर एक रेडियोनो करके दिया है, मैं शॉर्टली बता देता हूँ। कह रहा जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, आप ज़्यादातर नाम सुने होंगे कहाँ के, अमेरिका के नाम सुने होंगे, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो अमेरिका साइंटिस्ट ज़्यादा बुद्धिमान थे, वो भारत के थे। जैसे कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में सुना है ना, ये थे हमारे आर्यभट्ट, बहुत ही ज़्यादा समझदार थे और बहुत ही ज़्यादा उनको रुचि थी स्पेस के बारे में जानने के लिए। तो उनका जो जन्म था वो कब था, 476 CE 550 तक। ये थे आर्यभट्ट, जिन्होंने कई सारे खोज किया था, और साथ ही साथ इन्होंने जीरो का जो खोज है इन्होंने किया था, आर्यभट्ट ने। ठीक है, और इन्होंने बताया था, ये भी बताया था कि जो सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चक्कर गोल गोल लगाते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया था, और इसका कॉपी करके जो अमेरिका के साइंटिस्ट हैं ये बताते हैं कि जो प्लैनेट्स हमारे वो क्या करते हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन करते हैं। तो वही कह रहा है कि जो हमारा एशिएंट यानी कि प्राचीन जो हमारा संस्कृति है, ये बताता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या हैं, सूरज के चक्कर लगाते हैं। इसी चीज़ का कॉपी करके जो अमेरिका के साइंटिस्ट हैं वो अंग्रेजी में बताते हैं। तो वही कह रहा है कि भारत में भी कई बड़े बड़े स्कॉलर्स आए हैं। स्कॉलर्स मतलब जो साइंटिस्ट रहते हैं, जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट बहुत ही बड़े क्या थे, ज्ञानी थे, जिन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि जो अर्थ है वो क्या करता है, सूरज के अलॉन्ग घूमता रहता है गोल गोल। तो ये तो हो गया हमारा साइंटिस्टों के बारे में। अब पढ़ते हैं सबसे पहला जो हमारा आता है ग्रह, जो सूरज के सबसे ज़्यादा पास है, करीब है,
वो क्या है, मरकरी है। मरकरी के बारे में देखते हैं क्या कहता है मरकरी। अब देखो एग्ज़ाम में कैसे आएगा लिखने के लिए, एग्ज़ाम में आएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन मरकरी या बुध, हिंदी में कहते हैं इसको। देखो अंग्रेजी में कहते हैं मरकरी और हिंदी में कहते हैं बुध। तो एग्ज़ाम में आता है तो लिखेगा 3 नंबर में आएगा, 3 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा। जो 4 नंबर 5 नंबर वाले हैं वो आएगा अर्थ के बारे में लिखने के लिए। तो अर्थ का हो सकता है 4 नंबर या 5 नंबर में आए, बाकी जो ग्रह हैं वो 3 नंबर से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो 3 नंबर के आते हैं, इसका मतलब क्या है, आपको कम से कम 3 पॉइंट लिखना है लाइन वाइज, या 3 या 4 पॉइंट लिख देंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो नंबर पॉइंट में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। ठीक है, देखो कह रहा है जो मरकरी है ना वो सबसे करीब है। सबसे करीब मतलब कि सबसे करीब है किसके, सूरज के। तो यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कह रहा है द प्लैनेट मरकरी इज़ नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब सबसे नज़दीक, टू द सन, यानी कि सूरज के सबसे पास है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझो, पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे नज़दीक है। दूसरा कह रहा है कि पूरे सोलर सिस्टम में यानी कि 8 के 8 ग्रह में जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है, मरकरी है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये लिखा है इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जो 8 ग्रह हैं उनमें सबसे छोटा क्या है, मरकरी है। और सबसे पास वाला जो सूरज के सबसे पास प्लैनेट है वो भी मरकरी है। तो दो पॉइंट हमारे ऐसे ही तैयार हो गया। अब देखो बिकॉज इसके वजह से मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू सन, इसके वजह से जो मरकरी है सूरज के बहुत पास होता है, जिसकी वजह से हम उसको नहीं देख पाते हैं टेलीस्कोप के द्वारा भी, यानी कि बहुत ही खतरनाक टेलीस्कोप रहेगा तभी हम क्या कर पाएंगे, मरकरी को देख पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चमकता रहता है, बहुत छोटा रहता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी आती है उतनी ज़्यादा तेज़ रहती है। उसी के चक्कर में जो मरकरी होता है क्या आता है, खो जाता है। तो उसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टेलीस्कोप चाहिए। तो 3 पॉइंट हो गया। इतना पॉइंट लिख के आ जाएंगे, नंबर ही नहीं कटेगा आपका कोई किसी भी कीमत पे। फिर देखो उसके आगे क्या कह रहा है, इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज आफ्टर द सनसेट। कह रहा है इसको जो मरकरी है इसको हम सनसेट के समय में या सनराइज के समय में ही इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं टेलीस्कोप से। यानी जब सूरज क्या हो रहा होगा, डूब रहा होगा या ऊपर आ रहा होगा, जिससे मॉर्निंग और इवनिंग होती है ना, सनसेट सनराइज उसी को ना बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि सनराइज जब होगा या सनसेट होगा उसी दोनों के समय में ही हम बस इसको देख सकते हैं, बाकी टाइम में हम मरकरी को नहीं देख सकते। चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, मरकरी हैज़ नो सेटेलाइट एंड इट्स ओन। ये 5वां पॉइंट हो गया कि मरकरी के पास कोई भी सेटेलाइट नहीं है। जैसे पृथ्वी के पास सेटेलाइट है, कौन सा क्या नाम है उसका, मून नाम है, यानी कि नेचुरल सेटेलाइट है ना, उपग्रह जिसे बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, उपग्रह। तो ये कह रहा है मरकरी के पास कोई भी ऐसा उपग्रह नहीं है। तो 5वां पॉइंट हो गया, ये हो गया मरकरी। अब आते हैं किसके बारे में, वीनस के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं। अब देखो कह रहा है जो वीनस है ना वो अर्थ के सबसे नज़दीक है। हमने पढ़ा मरकरी के बारे में जो सूरज के सबसे नज़दीक था। अब जो वीनस है वो सबसे नज़दीक किसके है, पृथ्वी के, यानी कि पृथ्वी के सबसे जो नज़दीक प्लैनेट अगर है कोई तो है वीनस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, यानी कि रात के समय में जो सबसे ज़्यादा तेज़ चमकता है वो वीनस ही है। 2 पॉइंट ऐसा ही हो गया। 1 पॉइंट और लिखना है आपको कोई। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि जो वीनस जो हमारा ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि रात के समय में जो सबसे ज़्यादा तेज़ चमकता है कोई प्लैनेट वो वीनस होता है। तो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात में जो सबसे तेज़ चमक रहा है वो क्या है, वीनस है। जब आपके पास कोई टेलीस्कोप होगा तो उसके समय जब देखेंगे तो आपको वीनस ऐसा लाल तरह का दिखाई देगा। लाल कह रहे हैं येलो कलर का। ठीक है, कह रहा है कि ये कभी कभार क्या होता है, कहाँ दिखता है, आसमान में बहुत ही मतलब खतरनाक तरीके से दिखाई देता है, मतलब चमकदार दिखाई देता है। और ये मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में और अच्छा दिखता है, यानी कि और खूबसूरत दिखता है। यानी कि जब मॉर्निंग हो रहा होता है या सनसेट हो रहा होता है तो उस समय में और अच्छा खूबसूरत दिखता है। इसी के कारण इसको क्या बोला जाता है, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार बोला जाता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो वीनस है, वीनस इज आल्सो कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, लिख सकते हैं ना यहाँ से। ऐसे 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं आसानी से। अल्थो इट इज़ नॉट ए स्टार, ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई। इसको मॉर्निंग स्टार का मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि ये सूरज है। इसको सूरज का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये रात को बहुत तेज़ चमकता है, इतना तेज़ चमकता है कि लगता है कि कोई सूरज है। तो सूरज है नहीं, है क्या है, एक तरह से प्लैनेट है, लेकिन इसका नाम बस दिया गया है मॉर्निंग या इवनिंग स्टार। ठीक है, अब देखो इसके पास इसका आता है चौथा पॉइंट। कह रहा जो वीनस है इसके पास भी कोई भी मून नहीं है, कोई भी सेटेलाइट नहीं है, किसकी तरह, मरकरी की तरह। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि वीनस हैज़ नो मून और नो सेटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन। ठीक है, ये हो गया 5 पॉइंट, इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया किसका, वीनस का। अब आते हैं अगला पॉइंट, अपने ग्रह पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्यार से पृथ्वी, या अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थ। क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। अब देखते हैं, सबको पता है अर्थ क्या है।
सबसे पहला पॉइंट देखो, अर्थ के बारे में 5 नंबर का या 4 नंबर का आएगा ही आएगा, तो कम से कम आपको 5 पॉइंट पता होने चाहिए। तो 5 पॉइंट ऐसे चुटकी से बजाते ही याद हो जाएगा। देखो सबसे पहला आता है, कह रहा है जो अर्थ है इज़ द ओनली प्लानट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। सही बात है। कह रहा है कि पृथ्वी ऐसा प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम में, 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में ये पहला प्लानट है जिस पे क्या है, जीवन पॉसिबल है, यानी कि ज़िंदगी चल रही है। और किसी प्लानट पे, बाकी जो 7 प्लानट बचते हैं उन पे जीवन लाइफ मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि हमारा कि पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पे क्या है, लाइफ चल रही है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है जिसका जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है, जो यहाँ का वातावरण है, वो लाइफ को सपोर्ट करती है। इसी वजह से यहाँ लाइफ क्या होता है, जी पाती है और फल फूल पाती है। ठीक है, और ये जो लाइफ फल फूल पा रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इसकी दूरी है सूरज से, वो एकदम सही मात्रा में है। यानी कि जितना दूरी होना चाहिए, मान लेते हैं सूरज है, क्या है, सन है, और ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, जो इसकी दूरी है ना, वो बहुत ही सही मात्रा में है। अगर इतना मात्रा में कोई ग्रह रहता है इसकी दूरी में, तो उस पर भी क्या होगा, लाइफ फॉर्म हो सकता है। लेकिन एक ही ग्रह है, यानी कि हमारा जो अर्थ है, वो ऐसा ग्रह है जो इसकी दूरी पे पाया जाता है। यानी कि इसको बोलते हैं हम हैबिटेबल जोन। क्या बोलते हैं, हैबिटेबल जोनिंग, यानी कि ऐसा जोन जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो। तो इसलिए कह रहा है पृथ्वी जो है, ये क्या है, एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसका जो वातावरण है वो लाइफ को सपोर्ट करता है। सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि पृथ्वी क्या है, हैबिटेबल जोन में पाया जाता है। अब बता तीसरा पॉइंट, कह रहा है जो अर्थ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। क्यों ब्लू प्लैनेट बोलते हैं? क्योंकि इस पर 70% मात्रा में क्या है, हमारा वाटर है। सबको पता है कि 70% पानी है और 30% क्या है, ज़मीन है। उस ज़मीन पे पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, छोटे छोटे जंगल भी हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखा है, यहाँ पर लिखा है फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर एंड लैंडमास ऑफ द अर्थ सरफेस। कह रहा है अगर स्पेस से हम देखें, स्पेस यानी कि चंद्रमा पर से हम देखें, तो जो हमारी पृथ्वी होगा वो थोड़ा हरे कलर का और थोड़ा किस कलर का, ब्लू कलर का दिखाई देगा। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ता है, ब्लू ग्रीन प्लैनेट, या आप क्या ले सकते हैं, बस ब्लू प्लैनेट। तो तीसरा पॉइंट आपका तैयार हो जाएगा कि अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। क्यों? क्योंकि इसका मात्रा 70% मात्रा में पानी मौजूद है पृथ्वी पे। इसके बाद आता है पॉइंट, कह रहा है जो हमारा अर्थ है ना, उसके पास एक मून है, यानी कि एक उपग्रह जिसका नाम क्या है, मून। सबको पता है। तो ये इस तरह से 4 पॉइंट या 5 पॉइंट आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे एग्जाम में लेके आ जाएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा अर्थ। अब आते हैं मंगल के बारे में, यानी कि ये लास्ट प्लैनेट है जो इंटीरियर में पाया जाता है, यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर है। ठीक है, तो पहला आता है मार्स। ठीक है, मार्स में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, देखो जो मार्स है ना, ये जस्ट अर्थ के बाद आता है। यानी कि अगर मान लेते हैं ऐसे 4 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो ये हो गया मरकरी, ये हो गया वीनस, ये हो गया अर्थ और ये हो गया मार्स। यानी कह रहा है कि अर्थ के बाद वाला क्या है, हमारा मार्स प्लैनेट है। और ये लाल कलर का दिखाई देता है, यानी कि जो मार्स है अगर टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमको किस कलर का दिखाई देगा, लाल कलर का। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रेड प्लैनेट बोला जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट। इस तरह से एग्जाम में हम 2-3 पॉइंट इसका भी लिख सकते हैं, और 3 ही नंबर का आएगा तो 1 पॉइंट हो गया। देखो लिखा भी है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट, ये लाल कलर का दिखाई देता है। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि मार्स जो है, जो मंगल ग्रह है, उसके पास 2 उपग्रह हैं। यानी पृथ्वी के पास एक है बस, चंद्रमा बस, लेकिन मार्स के पास 2 उपग्रह हैं। उन उपग्रह का नाम नहीं दिया गया है, बस आपको इतना जानना है कि मार्स के पास क्या है, 2 नेचुरल सैटेलाइट है। अब देखो यहाँ पर एक डिड्यूनो करके दिया है, कह रहा मंगलयान, यानी कि जो इसरो है, यानी कि जो भारत का स्पेस एजेंसी है, जो भारत क्या करती है, सैटेलाइट भेजती है स्पेस में, उसने 2013 में 5 नवंबर को क्या भेजा था, मंगलयान भेजा था। कहाँ पे, चंद्रमा पे। क्या करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कि कहीं चंद्रमा पे पानी वगैरह है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि 2013 में मंगलयान भेजा गया था। ठीक है, 2013 5 नवंबर। फिर यहाँ पर बोल रहा है मार्च सन सितंबर 2014 पे वो क्या किया था, लैंड किया था। यानी कि 2013 में भेजा गया था 5 नवंबर को, और 24 सितंबर 2014 में, यानी कि साल भर बाद वहाँ पर पहुँचा था। यानी कि मार्च तक पहुँचने के लिए उसको पूरे साल भर लग गए थे। तो ये हो गया 4 इंटीरियर प्लैनेट। अब आते हैं जुपिटर, जिसको हम क्या कहते हैं, बृहस्पति बोलते हैं। ठीक है, देखो अब इसका सबसे पहला पॉइंट आएगा कि ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। यानी कि जो सोलर सिस्टम है उस 8 ग्रह में सबसे जो बड़ा है उसको कहते हैं हम जुपिटर, और सबसे छोटा क्या है, मरकरी। अभी हमने पढ़ा है। तो वही कह रहा है जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम।
इट इज़ सो लार्ज अबाउट 1300 टाइम्स, यानी कि अर्थ से लगभग 1300 गुना बड़ा है। यानी कि अगर मान लेते हैं अर्थ है तो अर्थ से कितना बड़ा है, 1300 गुना बड़ा है। सोचो 1300 गुना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। किससे? हमारे अर्थ से। सोचो 1300 गुना बड़ा है और 318 समय बार, यानी कि 318 गुणा बार उसका बार ज़्यादा। यानी कि मान लेते हैं अगर अर्थ क्या है 1 किलो का है, ठीक है, मान लेके चलते हैं ऐसे ही समझने के लिए कि जो अर्थ का जो वेट है, जो मास है वो कितना है, 1 किलो है। तो जुपिटर का कितना होगा, 318 किलो होगा। सोचो यानी कि 318 गुना ज़्यादा है कौन, जुपिटर। आप सोच सकते हैं जुपिटर कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ऐसे, और यहाँ पर भी है। ठीक है, और सबसे बड़ा प्लैनेट मैंने बताया भी है। और इसके बाद अगर पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट, तो ये आता है कि जुपिटर के पास काफ़ी बड़े पैमाने पर क्या है, सैटेलाइट मौजूद है। देखो पृथ्वी के पास 1 सैटेलाइट है, मार्स के पास 2 है, लेकिन जुपिटर के पास बहुत ज़्यादा है, कम से कम 80-85 सैटेलाइट हैं उसके पास। सोचो बहुत ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, जुपिटर के पास भाई बहुत बड़ा प्लैनेट है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उपग्रह भी हैं। ठीक है, और इसके पास क्या है, रिंग भी हैं। रिंग यानी कि ऐसे गोल सा रिंग है, आप देखे होंगे पिक्चर वगैरह में। इफ़ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप यू कैन आल्सो सी अ 4 ऑफ इट्स लार्ज मून। कह रहा अगर मतलब आप टेलीस्कोप से देखते हैं किसको, इस क्या बोलते हैं, जुपिटर को, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपको 4 चंद्रमा दिखाई दे देगा। 1 2 3 4 ऐसे लाइन में 4 चंद्रमा, यानी कि 4 नेचुरल सैटेलाइट किसके, जुपिटर के, आसानी से आपको दिखाई दे देंगे। तो इस तरीके से हम जुपिटर के बारे में आसानी से जान सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा सैटर्न, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, शनि बोलते हैं। नहीं बोलते हैं, आपके ऊपर जो शनि देवताओं काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, गुस्सा हैं, उसी को बोलते हैं सैटर्न। देखो कह रहा है जो सैटर्न है वो जस्ट जुपिटर के बाद आता है, यानी जो जुपिटर है ना उसके बाद क्या आता है, सैटर्न आता है। और ये कौन से कलर का है, ये येलोइश कलर का है। सैटर्न एग्जाम में नहीं आता है, जो आएगा तो वही मरकरी आएगा, विनस आएगा और मार्स आएगा, जुपिटर आ सकता है, अर्थ आ सकता है, बस इतना ही आएगा। बाकी जो सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस है ये सब नहीं आता है। तो बस जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनते जाइएगा। कह रहा है जुपिटर के पास सैटर्न है और इसका जो कलर है वो येलो कलर का है। ठीक है, और इसके पास बहुत जड़े, मतलब बहुत बड़ा क्या, एक रिंग है। रिंग यानी कि इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा इसमें आसानी से, जैसे यहाँ पे भी दिखाई दिया है। मान लेते हैं क्या है, हमारा सैटर्न है और इसका गोल सा एक रिंग है। रिंग यानी कि जो हमारा हाथ में पहनते वाला रिंग नहीं, ये रिंग बहुत बड़ा है। ठीक है, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमको टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शनि यानी कि सैटर्न। और इसके पास भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, सेटेलाइट है। यानी कि जितना सेटेलाइट उसके पास है, जुपिटर के पास है, उतना ही लगभग सैटर्न के पास भी सैटर्न के पास भी सेटेलाइट मौजूद है। इसके पास भी 70-75 सेटेलाइट है, यानी कि चंद्रमा है। अब आता है लास्ट, हमारे 2 ग्रह हैं बचे हुए हैं। कौन कौन है, नेपच्यून और यूरेनस। देखो ये जो दोनों प्लैनेट हैं ये भी क्या है, आउटर मोस्ट प्लैनेट है, यानी कि ये उस आउटर जो एस्ट्रॉइड बेल्ट था उसके बाहर पाए जाने वाले ये प्लैनेट्स हैं। और ये भी काफ़ी बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, दिखा रहा है दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप, यानी कि हम इसे भी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, रात में नहीं देख सकते। इसको कब देख सकते हैं, टेलीस्कोप का यूज़ करके। यानी कि टेलीस्कोप का यूज़ करेंगे तभी हमको क्या होगा, नेपच्यून और यूरेनस हमको दिखेगा। ठीक है, देखो इस तरीके से दिखाया गया है। देखो जो मैं बता रहा था, लिखा है ना, देखो बता रहा था द फर्स्ट 4 प्लैनेट, यानी कि पहले 4 प्लैनेट्स जो हैं, मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स, इसको बोलते हैं हम क्या, इनर प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सूरज के सबसे पास हैं। वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, ये 4 प्लैनेट्स आर मच नियरर द सन देन द अदर 4 प्लैनेट्स, यानी कि बाकी जो 4 प्लैनेट्स हैं जुपिटर वगैरह, उनके मुकाबले ये सूरज के काफ़ी ज़्यादा पास हैं। इसके कारण इनको क्या बोला जाता है, इनर प्लैनेट्स बोला जाता है। इनर मतलब कि अंदर वाले प्लैनेट्स, इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। बाकी जो प्लैनेट बढ़ते हैं 4, जैसे कि जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस और नेपच्यून हो गया, काफ़ी दूर है सूरज से, जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट। इसको याद रखिएगा। यानी कि 2 प्लैनेट्स होते हैं 2 तरह के, एक होता है इनर, एक होता है आउटर। आउटर वाले कौन कौन से हैं, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून। अब जो बचे हुए हैं पार्ट्स हैं, जैसे सम अदर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम के बाकी जो मेंबर बचे हुए हैं, जैसे कि हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, लिखा ना एस्ट्रॉइड्स, ये सारे क्या है, एस्ट्रॉइड है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े ढेबरी होते हैं। ढेबरी यानी कि बड़े 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 पत्थर होते हैं जो काफ़ी बड़े हो सकते हैं। हो सकता है 1 किलोमीटर का भी हो सकता है, 500 मीटर का भी हो सकता है, 100 मीटर का भी हो सकता है, और साथ ही साथ 100 किलोमीटर का भी हो सकता है। जब डायनासोर थे, ठीक है ध्यान सुनिएगा, जब डायनासोर थे तो उस समय में कम से कम 10 किलोमीटर का एक एस्ट्रॉइड गिरा था, जिसकी वजह से सारे डायनासोर क्या हुए थे, भुजा के ख़त्म हो गए थे। भुजा यानी कि जल के ख़त्म हो गए थे।
तो एस्ट्रॉइड काफ़ी ख़तरनाक होता है। अगर इस समय भी गिर गया 10 किलोमीटर का, सारे इंसानी की जो प्रजातियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी चुटकी बजाते ही। तो एस्ट्रॉइड काफ़ी ख़तरनाक होता है। तो ये कह रहा है दीज आर द लार्ज गैप इन बिटवीन द एस्ट्रॉइड ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यानी कि जो मार्स और जुपिटर है, ये मार्स हो गया और ये जुपिटर हो गया। इसके बीच में जो ये दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक, ये सारे के सारे क्या है, एस्ट्रॉइड हैं। इसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। बेल्ट किस लिए बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या है, एस्ट्रॉइड मौजूद है। तो ये कह रहा है कि ये गैप में पाया जाता है मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे हैं, जो बहुत ही बड़ी मात्रा में जो सूरज का क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। इनको भी हम देख सकते हैं, लेकिन नंगी आंखों से नहीं। किसका यूज़ करके, टेलीस्कोप्स का यूज़ करके, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब इनसे छोटे आते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं, ये भी हमारे सोलर सिस्टम में ही पाए जाते हैं और ये भी क्या करते हैं, सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये इनसे छोटे होते हैं। किससे छोटे होते हैं, एस्ट्रॉइड से, ठीक है। लेकिन ये भी बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये भी छोटे छोटे, इतना भी छोटे नहीं होते हैं। इनका भी जो क्या बोलते हैं, जो लंबाई होती है वो भी 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक होती है। और ये भी काफ़ी ख़तरनाक होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होते हैं। जब ये गुजरते हैं कहीं आसपास से तो बहुत ही तेज़ी से जलते हुए जाते हैं। एक नाम है यहाँ पर दिया नहीं है, क्लास 7 में दिया था एक नाम, उसका नाम था हैली कॉमेट। क्या नाम था, हैलीज कॉमेट, ठीक है। ये हर 27 साल में एक बार दिखता है। 27 साल में कि 30 साल में, 27 साल में एक बार दिखता है, ठीक है, हैलीज कॉमेट। ये बहुत ही ज़्यादा चमकदार कॉमेट है जो हर 27 साल में एक बार पृथ्वी के पास से जाता है। ये पृथ्वी है ना, तो यहाँ से हर 27 साल में एक बार ऐसे गुजरता है हैली कॉमेट, ठीक है। तो आने वाले जो 27 साल होंगे, आप जब ये नेट पे सर्च मारेंगे तो दिखाई देगा कि इस साल में आपका हैली कॉमेट दिखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप क्लास 8 में हैं तो आप अच्छे से देख सकते हैं हैली कॉमेट को। ये 3 दिन तक दिखाई देता है स्पेस में, बहुत ही तेज़ जलता है, ऐसा लगता है कोई टॉर्च जला रहा है स्पेस में, बहुत मज़ा आता है देखने में। तो आप देख सकते हैं हैलीज कॉमेट। क्या नाम है उसका, हैली कॉमेट। सॉरी देखो यहाँ पर दिया गया है जो हैली कॉमेट है हर 76 साल में, मैंने तो बहुत कम बोल दिया फिर भी आप देख सकते हैं। अभी क्लास 8 में आप लोग 12-13 साल के हैं, तो आपका अगर मतलब लकी होंगे, अगर आप 80 साल तक जी सकते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो पिछली बार जो हैली कॉमेट दिखा था वो दिखा था 1986 में, यानी कि 86 90 वो हो गया और 90 100 माने कि 2060 में, यानी कि 2067 में 2067 में आप देख सकते हैं। अगर ऐसे समय तक ज़िंदा रहते हैं आप तो आप हैली कॉमेट को देख सकते हैं। और पूछ सकता है एग्जाम में कि हैली कॉमेट कब दिखाई देता है, तो 76 ईयर में, यानी कि हर 76 साल में एक बार हैली कॉमेट पृथ्वी के पास से गुजरता है। जैसे देखो दिखाया गया है, ठीक है। ये कॉमेट है, दिया ही नहीं है क्या लिखा है, ये जानिए। अगर आप नेट पर सर्च मारेंगे, आप वैसा आपने क्लास 7 में पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, मुझे याद है, ठीक है। तो हर 76 साल में एक बार क्या होता है, पृथ्वी के पास से गुजरता है और 3 दिनों तक दिखाई देता है ये, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा होता है हैली कॉमेट। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं मेटियोर्स और मेटियोरॉइड्स। एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन ये भी एक तरह से मतलब एस्ट्रॉइड के ही टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेटियोर बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं। जब कम से कम डेली पृथ्वी पे 10,000 मेटियोर्स गिरते रहते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे होते हैं, 5 मीटर के 10 मीटर के होते हैं, तो हमेशा पृथ्वी पर गिरते रहते हैं, दिन रात गिरते रहते हैं। आपने रात में देखा होगा, करते होंगे, वो देखो कई बच्चे करते हैं रात में, वो देखो तारा टूट के गिर रहा है, नहीं बोलते हैं लोग रात में, वो देखो जो तारा टूट के गिर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, लोग मेटियोर बोलते हैं। यहाँ पे देखो फिगर दिया गया है, ठीक है, ऐसे टूट के गिरता है, इसको क्या बोलते हैं, मेटियोर ही बोलते हैं। देखो लिखा भी स्ट्रीक ऑफ मेटियोर। रात में जो बच्चे छत पे बैठे रहते हैं बोलते हैं वो देखो तारा टूट के गिर रहा है, तो उसी को बोलते हैं क्या, मेटियोर बोलते हैं। तो उससे कोई खतरा नहीं है, वो देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। फिर आता है डिड यू नो करके मेटियोर शावर। जब यही सारे मेटियोर यानी कि एक साथ मिलके 100 200 300 मेटियोर एक जगह गिरते हैं तो उसको बोलते हैं मेटियोर शावर। शावर मतलब जब बारिश नहीं होती है, बारिश का पानी होता है, तो ऐसे ही जब इसकी बारिश होती है मेटियोर की, तो उसको बोलते हैं मेटियोर शावर। तो इसमें कई सारे मेटियोर मिलके, यानी कि छोटे छोटे मेटियोर मिलके 10-10 मीटर के 5-5 मीटर के, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। वो स्पेस में ही जल जाते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुँचता इंसानों को उससे। तो जब गिरते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरते हैं तो उसको बोलते हैं मेटियोर शावर। अब आता है आर्टिफिशियल सेटेलाइट, यानी कि आर्ट के द्वारा बनाया गया, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया सेटेलाइट। अभी मैंने बताया था पीछे ना, जो इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है जिसे हम बोलते हैं इसरो, उन्होंने 2014 में क्या भेजा था, मंगलयान भेजा था, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट। ये भेजा जाता है स्पेस में क्या करने के लिए, दूसरी सभ्यताओं का, यानी कि दूसरे एलियन वगैरह का खोज करने के लिए। और क्या करने के लिए भेजा जाता है, हमारे जो पृथ्वी का जो वातावरण है, जो वेदर कंडीशन है, उसको जानने के लिए। और क्या करने के लिए,
टीवी वगैरह ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए। जैसे यहाँ पर सेटेलाइट का इमेज दिए गए कई सारे, देखो ऐसे होते हैं सेटेलाइट, नेचुरल सेटेलाइट। अब रातों में देख सकते हैं ऐसे घूमते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, तो इसे बोलते हैं सम इंडियन सेटेलाइट। सारे के सारे क्या हैं, भारतीय सेटेलाइट हैं जो हर साल हर 5 साल में एक बार भेजे जाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी है इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च सेवरल सेटेलाइट, यानी कि इंडिया ने कई सारे सेटेलाइट को भेज रखा है स्पेस में। उसमें से कुछ नाम दिया गया है यार। जो सबसे पहला सेटेलाइट भेजा गया था भारत के द्वारा उसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन था, सबसे पहले साइंटिस्ट है जो स्पेस के बारे में पढ़ा था, माने कि जानकारी था उनको। तो जो पहला सेटेलाइट भेजा गया था भारत से स्पेस में उनको, उसका भी नाम क्या था, आर्यभट्ट था। तो वही लिखा है आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट इंडियन सेटेलाइट, सम अदर इंडियन सेटेलाइट आर इनसेट। कह रहा है इसके द्वारा, यानी कि आर्यभट्ट जो सेटेलाइट था वो तो पहला सेटेलाइट था, उसके अलावा भी कई सारे सेटेलाइट भेजे गए हैं, उनका नाम दिया गया है इनसेट, IRS, कल्पना 1, इड्यूसैट। कई सारे सेटेलाइट हैं जो भेजे गए हैं। ऐसे ही जितने भी कंट्री है, पूरा का जो हमारा कंट्री है, कई सारे कंट्री, अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है, वो सारे भी क्या करते हैं, सेटेलाइट को भेजते रहते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो बस यही था हमारा सोलर सिस्टम। मज़ा आया तो होगा ज़रूर, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।